Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 22nd July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, retaining permanent change in behavior that occurs as a result of prior experience is known as. किसी क्लाइंट को किसी एक्सपीरियंस के बाद बिहेवियर में परमानेंट चेंज का आना क्या कहलाता है? एजुकेशन, एप्टीट्यूड, लर्निंग या इंटेलिजेंस? The right answer is option C, learning. Learning is relatively permanent change in person's knowledge or behavior due to experience. Learning basically किसी काम को सीखने या एक्सपीरियंस करने के बाद बिहेवियर और नॉलेज में आने वाला चेंज है जो कि परमानेंट होता है. Next question. A child is suffering from dyspnea. First of all, what nursing care will you provide to the child? किसी बच्चे में डिस्पनिया कंडीशन होने पर सबसे पहले आप कौन सी इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाएंगे? ऑप्शन ए, आईवी इन्फ्यूजन पोजीशन, स्टार्ट O2 थेरेपी, स्टार्ट नेबुलाइजेशन या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अगर बच्चे में डिस्पनिया है यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है तो सबसे पहले हम उसमें नेबुलाइजेशन करवाकर उसके एयरवे को ओपन करेंगे और फिर आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री विल हेल्प टू. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री किस कंडीशन में दी जाती है? प्रमोट कफ, प्रिवेंटिंग एटेलेक्टेसिस, प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन या ये सभी? The right answer is option B, preventing atelectasis. एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स में मौजूद एल्वियोलाइज का कोलैप्स हो जाना यानी उनका फंक्शनल स्टेट में ना रह पाना, जिसके कारण पेशेंट में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता. ऑपरेशन के बाद ये एटेलेक्टेसिस कंडीशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है और इस कंडीशन से प्रिवेंशन हेतु इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेन सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट पेशेंट इज. कैटरेक्ट पेशेंट में मेन सिम्टम क्या होता है? एक्यूट पेन इन आई, स्पॉट फ्लॉट, ओपेसिटी, पेरिफेरल विजन लॉस? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. कैटरेक्ट डिजीज़ को हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं और इस डिजीज़ के अंदर आई लेंस की जो ओपेसिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो कम हो जाती है. आई लेंस का ओपेसिटी बढ़ना या यूं कहें कि आई लेंस की ट्रांसपेरेंसी का कम हो जाना कैटरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कमसिजन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ.
सर्कमसीशन प्रोसीजर का इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? एपिस्पैडिया, हाइपोस्पाडिया, क्लेफ्ट पैलेट या फिमोसिस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फिमोसिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में सर्कमसीजन नामक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फिमोसिस का मतलब है कि अगर किसी मेल पर्सन में जो पेनिस की अपर स्किन है उसे ग्लांस पेनिस पर रिट्रैक्ट बैक ना किया जाए तो ये कंडीशन फिमोसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स फाउंड अ पेशेंट collapsed during ward round, which is essential nursing intervention? आप एज अ नर्स अपने वार्ड का राउंड कर रहे थे, आपने वार्ड में किसी पेशेंट को अनकॉन्शियस हालत में गिरा हुआ पाया, तो इस सिचुएशन में सबसे पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा? स्टार्ट ऑक्सीजन, चेक पल्स, स्टार्ट सीपीआर, नोटिफाई फिजिशियन? The right answer is option B, check pulse. यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था। जब भी आपको कोई पर्सन किसी भी जगह पर गिरा हुआ अनकॉन्शियस स्टेट में मिले तो सबसे पहले जाकर आप उसे उठाने की कोशिश करेंगे, शाउट आउट करेंगे कि उठिए, सुनिए, जागिए। अगर ये कहने के बाद उस पेशेंट द्वारा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो फिर आप उसकी कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। अगर एडल्ट पेशेंट है तो उसमें कैरोटिड पल्स असेस की जाएगी, इन्फेंट है तो उसमें ब्रैकियल पल्स, और अगर चाइल्ड है तो उसमें फीमोरल पल्स को असेस किया जाता है। पल्स असेसमेंट में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है। पल्स असेसमेंट के बाद आपको रेस्पिरेशन देखना है, और अगर पेशेंट में रेस्पिरेशन नहीं है, पल्स नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो तुरंत आपको हेल्प के लिए कॉल करके सीपीआर शुरू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition is the most common cause of puerperal fever? puerperal स्टेज में फीवर यदि आता है तो इसके लिए मोस्ट कॉमन कॉज किसे माना जाएगा? एब्सेस, एंडोमेट्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? The right answer is option B. It is endometritis. Let's see the rationale. Postpartum endometritis is an infection that some women develop after giving birth. The infection occurs in the lining of uterus, the endometrium or upper genital tract. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्पीरियल फीवर में जो पर्पेरियल शब्द है इसका क्या मीनिंग होता है। पर्पेरियल पीरियड का मतलब है वुमेन में डिलीवरी के बाद 42 डेज़ तक का समय, और अगर डिलीवरी के बाद 42 डेज़ में फीवर जो आता है उसका सबसे बड़ा कारण यदि पूछा जाए तो वो है यूट्रस में इन्फेक्शन का होना। यूट्रस में इन्फेक्शन एंडोमेट्राइटिस कहलाता है। यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, इसमें इसमें यदि इन्फेक्शन हो जाए और फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन एंडोमेट्राइटिस कहलाता है, और इस इन्फेक्शन के कारण वुमेन में फीवर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर? हॉस्पिस किन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट,
कार्डियक पेशेंट्स, साइकाइट्रिक पेशेंट या ये सभी? ऑप्शन ए करेक्ट हियर। हॉस्पिस केयर उन सभी पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि किसी टर्मिनल इलनेस से सफरिंग है। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी जिसमें पेशेंट के ठीक हो पाने की संभावना लगभग ना हो के बराबर है, यानी पेशेंट का डेथ होना निश्चित है। ऐसे सभी पेशेंट्स को जो केयर दी जाती है उसे हम हॉस्पिस केयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज यूज्ड फॉर ड्रेसिंग ऑफ। बॉडी के किस हिस्से पर ड्रेसिंग करने के लिए फिगर ऑफ 8 बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रॉटम सपोर्ट के लिए, मैंडिबल एरिया में, शोल्डर एरिया में या एल्बो और नी एरिया में? The right answer is option D. फिगर ऑफ 8 टाइप की बैंडेजिंग हम एल्बो और नी एरिया में ड्रेसिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। फिगर ऑफ 8 बैंडेज का इस्तेमाल करते हुए हम 8 की स्ट्रक्चर में बैंडेजिंग को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। रेटिनॉल को आप और किस नाम से जानते हैं? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रेटिनॉल विटामिन ए के नाम से जाना जाता है और विटामिन ए की कमी होने पर हमें आइज से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशंस होती हैं। सिंपली कहें तो नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थेल्मिया आदि कंडीशंस हो जाती हैं। विटामिन D2 को आप कैल्सीफिरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन D3 को आप एर्गो कैल्सीफिरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को हम टोकोफिरॉल या अल्फा टोकोफिरॉल के नाम से जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला, एप्पल, गुआवा, बनाना? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंवला। आंवला, ऑरेंज, लेमन जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उन सभी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में वुंड हीलिंग और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एम्प्लॉयड इन एमरजेंसी रूम is responsible for triage of 4 clients injured in motor vehicle accident. Which of the following should client receive priority in care? आप एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। अचानक किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद 4 कैजुअलिटीज़ आती हैं। इन चारों पेशेंट्स को ट्राइएज क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए क्लासिफाई करना है आपको, और सबसे पहले किस क्लाइंट को आप देखेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, उसे भी सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए 10 years ओल्ड विथ लैसरेशन ऑन द फेस, 10 साल का बच्चा जिसके चेहरे पर घाव है। ऑप्शन बी 15 years ओल्ड विथ एक्सटर्नल ब्रूइज, 15 साल का बच्चा जिसके चेस्ट एरिया पर, एक्सटर्नल एरिया पर चोट लगी है, जल गया है। ऑप्शन सी 34 years ओल्ड विथ फ्रैक्चर्ड फीमर, 34 साल का पर्सन जिसकी फीमर बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। या फिर ऑप्शन डी 50 years ओल्ड विथ डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, 50 साल का पर्सन जिसमें एल्बो डिसलोकेटेड है।
इन चारों पेशेंट्स में से सबसे पहले आप किसे केयर प्रोवाइड करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 years old with external bruises. Let's see the rationale. The teenager with external bruising might be experiencing airway and oxygenation problem and thus should be seen first. In answer A, 10 years old with laceration might look bad but are not in distress. अगर इन सभी ऑप्शंस में से आप कंपेयर करेंगे तो उस पेशेंट को हम प्रायोरिटी देंगे जिसके एक्सटर्नल एरिया पर घाव है, चोट है, या यूं कहें कि ब्रूइज हुआ है, जल गया है। तो ऐसे पेशेंट में हो सकता है कि ट्रेकिया इन्वॉल्व हो, ट्रेकिया में भी चोट लगी हो। तो इस सिचुएशन में पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, रेस्पिरेशन डिमिनिश्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस पेशेंट को टेकल करेंगे, उसके बाद बाकी सभी पेशेंट्स को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ता है? वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया ए, नॉन विलिबर्ड्स डिजीज। The right answer is option C, hemophilia A. Let's see the rationale. In hemophilia A, bleeding time remained unchanged because of normal platelet function and count. जब किसी क्लाइंट में हीमोफीलिया ए डिजीज़ होता है तो इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम जो है अनचेंज्ड रहता है, नॉर्मल रहता है, क्योंकि इस पेशेंट में प्लेटलेट्स का फंक्शन और प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल है। हीमोफीलिया ए बेसिकली एक क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज़ है और इस डिजीज़ के अंदर जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। हीमोफीलिया ए इज़ a clotting time and APTT only increase due to clotting factor deficiency. Bleeding time is increased into platelet deficiency and dysfunction of clotting टाइम इंक्रीज इनटू क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर प्लेटलेट्स का फंक्शन अल्टर हो जाए या प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए तो इस क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा और क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होने पर क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं बन पाएगा, यानी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस कॉजेस पेडिक्यूलोसिस ऑफ। पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस शरीर के किस हिस्से का इन्फेक्शन है? हेड का, बॉडी का, प्यूबिक एरिया का या सभी जगहों का? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉडी एरिया। पेडिक्यूलोसिस इन्फेक्शन कई प्रकार का होता है और अलग अलग पेडिक्यूलोसिस कंडीशन में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स प्रभावित होते हैं। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपको ये आंसर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पेडिक्यूलोसिस इज़ अ लीक इन्फेस्टेशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। पेडिक्यूलोसिस कंडीशन लीक्स इन्फेस्टेशन है, बेसिकली लीक्स से होने वाली डिजीज़ है ये। इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिनों का होता है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेडिकुलोसिस डिजीज़ की। 3 प्रकार के पेडिकुलोसिस डिजीज़ होते हैं। सबसे पहले है पेडिकुलोसिस कैपिटिस। ये डिजीज़ हम बेसिकली स्कैल्प एरिया को प्रभावित करता है। पेडिकुलोसिस कैपिटिस मेनली हेड में स्कैल्प एरिया को प्रभावित करता है। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरेस ये वह टाइप है जो कि पूरी बॉडी में किसी भी हिस्से पर हो सकता है। और थर्ड आता है पेडिकुलोसिस क्रूरिस, ये ग्रोइन रीजन में पाया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैपिटस स्कैल्प में, कॉर्पोरिस होल बॉडी में और क्रूरिस ग्रोइन रीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ। प्लेटलेट्स अपना फंक्शन किस सिचुएशन में, किसके कांटेक्ट में आने पर शुरू करती हैं? हेपेरिना, कोलेजन, फाइब्रिनोजन, एंडोथेलियम। The right answer is option B, कोलेजन। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगने के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस एरिया में हमें चोट लगती है वहाँ से निकले कोलेजन के कांटेक्ट में आते ही प्लेटलेट्स उस ब्लीडिंग साइट पर पहुंचकर प्लेटलेट क्लम्प का फॉर्मेशन करती हैं और ब्लीडिंग को रोकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोलेजन के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स अपनी फंक्शनिंग को शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एल्डरली क्लाइंट who has congestive heart failure and taking digoxin. The client should be monitored for which of the following signs of toxicity? डिगॉक्सिन मेडिसिन लेने वाले पेशेंट में इस ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर कौन सा साइन देखने को मिलेगा? डिसओरिएंटेशन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पनिया। The right answer is option A. डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर पर्सन में डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, ये दोनों ही फाइंडिंग फर्स्ट साइन के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने पर पेशेंट में डायरिया डेवलप होता है, ना कि ऑप्शन में दिया हुआ कॉन्स्टिपेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब है कि पर्सन टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए नोन नहीं होता, यानी उससे पूछा जाता है कि क्या समय हुआ है तो उसे पता नहीं, कौन सा दिन है उसे पता नहीं, आप कहाँ पर हैं पेशेंट नहीं बता पाता, ये कौन सी जगह है नहीं बता पाता, मैं कौन हूँ आप कौन हैं कुछ भी पेशेंट नहीं बता पाता। सिंपली कहें तो वो सब कुछ भूल चुका होता है, कन्फ्यूजन की स्टेट में होता है। इसे ही हम डिसओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। Which of the following is an ovulation inducing drug? किसी फीमेल में ओव्यूलेशन करवाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? ब्रोमोक्रिप्टीन, क्लोमिफेन सिट्रेट, ऑक्सीटोसिन या फिर रिटोड्राइन। The right answer is option B, क्लोमिफेन सिट्रेट। ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है क्लोमिफेन सिट्रेट। ब्रोमोक्रिप्टीन ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन को लो करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ऑक्सीटॉक्सिन लेबर इंड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इम्पॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग द इन्फेंट्स आर। 1 साल से कम उम्र के बच्चे में
सीवियर डिहाइड्रेशन होने पर कौन से साइंस देखने को मिलेंगे? ड्राउजीनेस, डिप्रेस फंटैनल, डिक्रीज स्किन टर्गर, या फिर एंजाइटी, इंक्रीज स्किन टर्गर, या फिर ड्राउजीनेस, बल्जिंग फंटैनल्स, डिक्रीज स्किन टर्गर, या फिर एक्सेसिव क्राइंग, एक्सेसिव थ्रस्ट। The right answer is option A, drowsiness, depressed fontanelles, decrease skin turgor। ये तीनों ही फाइंडिंग डिहाइड्रेशन होने पर देखने को मिलेगी। स्किन टर्गर का डिक्रीज होना, हम इन्फेंट की बॉडी पर स्किन के हिस्से को पिंच करेंगे और कुछ समय पिंच करने के बाद जब उसे छोड़ेंगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में कितना समय लेती है, इस सिचुएशन के बिहाफ पर स्किन टर्गर डिसाइड किया जाता है। अगर 1 से 2 सेकंड के अंदर ये स्किन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए तो ये स्किन टर्गर नॉर्मल कहलाता है, और अगर इससे ज़्यादा टाइम ले तो इसका मतलब है बच्चे में फ्लूइड की कमी है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ द ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक इज नोन एज। उस प्रोसीजर का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा हम नोज से ट्यूब इंसर्ट करके स्टमक तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए नेज़ोगैस्ट्रिक इरिगेशन, ऑप्शन बी नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक गावास, ऑप्शन डी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। The right answer is option B, nasogastric intubation। वो क्लाइंट जो कि ओरल रूट द्वारा फूड, मेडिसिन, लिक्विड कुछ भी इनटेक नहीं कर पा रहा है तो उसमें फूड, मेडिसिन और लिक्विड को डायरेक्टली स्टमक में डिलीवर करवाया जाता है, और इसके लिए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करके स्टमक तक एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसे हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब के नाम से जानते हैं, और ये प्रोसेस नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर। नियासिन किसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकल टर्म है? विटामिन B1, B2, B3, B6। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन B3। नियासिन को आप विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं, और बॉडी में इस विटामिन की कमी होने पर पेलेग्रा नामक डिजीज़ हो जाता है। पेलेग्रा डिजीज़ में 4D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम में कई बार इसे पूछा गया है कि किस डिजीज़ में 4D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर 4D सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। 4D सिम्टम्स में सबसे पहले डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और फाइनली अनट्रीटेड कंडीशन होने पर डेथ भी पॉसिबल है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ RBC। किस विटामिन के द्वारा RBC का मैचुरेशन होता है? विटामिन B1, B2, B6, B12। The right answer is option D, विटामिन B12। साइनोकोबालामाइन को विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B12 RBC के मैचुरेशन के लिए आवश्यक है। हमारी बॉडी में RBC के नंबर्स की बात की जाए तो
4 to 6 मिलियन/mm³ इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी डम्बल शेप्ड सेल होती है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी बेसिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेफ्ट पैलेट इज आइडियली रिपेयर्ड एट। क्लेफ्ट पैलेट किस उम्र पर आइडियली रिपेयर किया जाना चाहिए? बिटवीन 6 मंथ्स एंड 18 मंथ्स, 6 से 18 महीने के बीच, 6 सप्ताह से 8 सप्ताह की उम्र के बीच, 6 साल से 8 साल की उम्र के बीच, या फिर जन्म के बाद पहले सप्ताह में। The right answer is option A, between 6 months to 8 months, 6 महीने की उम्र से लेकर 18 महीने की उम्र के बीच। Most plastic surgeons believe that ideal patient age for undergoing cleft palate repair surgery is between 6 to 18 months of age. Through the favored age of cleft lip repair is generally much earlier, about 10 to 12 weeks old. ज़्यादातर जो प्लास्टिक सर्जन्स क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी का रिकमेंडेशन देते हैं कि इसे 6 से 18 महीने की उम्र के बीच ही रिपेयर करवा लेना चाहिए। और अगर क्लेफ्ट लिप की बात की जाए तो इसे 10 से 12 सप्ताह की उम्र के बीच ही रिपेयर करवा लेना चाहिए। गौर कीजिएगा, क्लेफ्ट लिप सर्जरी 10 to 12 वीक्स और क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी 6 months to 18 months. Next question, a nurse must establish and maintain a airway in a client who has experienced near drowning in ocean. For which potential danger should the nurse assess the client? समुंदर के किनारे आपने किसी पेशेंट को डूबते हुए देखा। इस पेशेंट को बाहर निकालने के बाद आपने इसके एयरवे को इस्टेब्लिश किया और फिर इस पेशेंट में कौन सा पोटेंशियल डेंजर हो सकता है जिसका असेसमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एल्केलोसिस, रीनल फेलियर, हाइपरवोलीमिया, पल्मोनरी एडिमा। The right answer is option D, pulmonary edema. Let's see the rationale. Additional fluid from surrounding tissue will be drawn into the lungs because of high osmotic pressure exerted by the salt content of the aspirated ocean water. This results in pulmonary edema. आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी किसी क्लाइंट के अंदर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने के बाद हमारी बॉडी के टिश्यू एरिया में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड सब्सटेंस भी ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं ड्यू टू हाई टोनिसिटी ऑफ द फ्लूइड। यही सेम सिचुएशन इस पेशेंट के साथ हुई है जो कि समुद्र के पानी में डूबा है। समुद्र के पानी में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी जो पानी है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला है। जैसे ही पेशेंट डूबा उसके लंग्स में ये खारा पानी हाइपरटोनिक वाटर एंटर हुआ और इस हाइपरटोनिक फ्लूइड के कारण बॉडी के आसपास के टिश्यूज से मौजूद फ्लूइड भी लंग्स की तरफ शिफ्ट हो गया और इस शिफ्टिंग के कारण इस क्लाइंट के लंग्स में पानी भर सकता है, यानी पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO declared that smallpox has been eradicated in। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
स्मॉल पॉक्स किस वर्ष इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया? मई 78, सितंबर 84, मई 80, जुलाई 1987। The right answer is option C, May 18, 1980। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने अभी तक पूरी पृथ्वी से, पूरे यूनिवर्स से सिर्फ एक ही बीमारी को इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया है, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को 8 मई 1980 को इरेडिकेटेड डिजीज़ डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। किसी भी डिजीज़ को हम इरेडिकेटेड तब घोषित करते हैं जब ना तो इस डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर मौजूद हो, ना ही इस डिजीज़ का कोई केस पृथ्वी पर मौजूद हो। तो स्मॉल पॉक्स इज ओनली अ सिंगल डिजीज दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एन एमरजेंसी ट्रॉली ड्रग एपिनेफ्रिन फॉर अ शॉक पेशेंट। आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रॉली पर जो एपिनेफ्रिन मेडिसिन होती है उसे शॉक पेशेंट को क्यों दिया जाता है, इसका क्या एक्शन होता है? ऑप्शन ए, इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। ऑप्शन बी, इम्प्रूव कॉन्शियसनेस। ऑप्शन सी, टैकीकार्डिया। ऑप्शन डी, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। एपिनेफ्रिन का क्या एक्शन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम, नॉर्सेट 2022। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। लेट्स सी द रैशनल। एड्रेनलिन या इसे आप एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। दिस ड्रग कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मेनली इन आर्टरीज ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन, एग्जाम्पल क्यूटेनियस, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रीनल बेड। सो इट इज़ व्हेन पेरिफेरल सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड। जब कोई क्लाइंट शॉक में जाता है तो शॉक में जाने के बाद इस पेशेंट के पेरिफेरल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई बहुत कम पहुंचती है। हमारी बॉडी वाइटल ऑर्गन्स को इस शॉक के समय ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। जब पेशेंट शॉक में होता है तो पेरिफेरल एरियाज तक ब्लड को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए हम इस एपिनेफ्रिन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन हार्ट के ऊपर जाकर इफ़ेक्ट लाती है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल बनाती है, जिससे कि सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो सके। एड्रेनलिन ऑल्सो कॉजेज वैसोडाइलेशन इनटू स्केलेटल मसल, लीवर एंड कोरोनरी आर्टरीज। इसके अलावा एड्रेनल जो ड्रग है ये वैसोडाइलेशन भी करती है। ये ब्लड वेसल्स के साइज को बढ़ा देती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है ताकि पूरी बॉडी में बिना किसी रुकावट के तेज़ी से ब्लड पहुंच सके। एड्रेनलिन ऑल्सो इंक्रीजेज कार्डियक एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एड्रेनलिन देने के बाद हार्ट रेट बढ़ जाती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एमरजेंसी ड्रग्स से ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक के केस में एड्रेनलिन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय। आपको बताना है कि इन्फेक्शन की चेन को यानी इन्फेक्शन के फैलने को रोकने के लिए सबसे प्रभावी मेथड क्या है? हैंड हाइजीन, पीपीएफ, wearing gloves, isolation of patient।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हैंड हाइजीन। अगर आप किसी भी इन्फेक्शन के फैलने की दर को धीमा करना चाहते हैं या इसके ट्रांसमिशन को बिल्कुल ही रोकना चाहते हैं तो उसमें हैंड हाइजीन एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर मिनरल्स एक्सेप्ट, इन सभी में से मिनरल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, नियासिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नियासिन। हमने अभी डिस्कस किया था कि विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। नियासिन इज अ विटामिन एंड आयरन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, दीज ऑल आर द मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन का निर्माण किन से मिलकर होता है? ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज या विटामिन सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कहें या यूं कहें कि एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारी ग्रोथ एंड बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ही इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर कोई बीमारी थोड़े समय के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है, तो इसे आप क्या कहते हैं? एक्यूट, क्रॉनिक, मेजर, माइनर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूट। अगर कोई डिजीज़ अचानक हो जाए और थोड़े समय के लिए हो तो ये कंडीशन एक्यूट होती है। अगर कोई डिजीज़ कंडीशन धीरे धीरे डेवलप हो और लंबे समय तक रहे तो ये कंडीशन क्रॉनिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग विथ हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन, अगर किसी क्लाइंट में ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप इसे कैसी डाइट देंगे? हाई प्रोटीन, लेस फाइबर, लेस सोडियम, लेस सैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हाई बीपी के मरीज हैं, उन्हें हम कम साल्ट इंटेक करने के लिए कहते हैं, यानी कि कम से कम सोडियम क्लोराइड लेने के लिए कहते हैं, कम से कम नमक खाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHEB स्टैंड्स फॉर, CHEB का फुल फॉर्म बताना है आपको। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेटेड ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। जब एग्ज़ाम में आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो आप उस सिचुएशन में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, आप हर क्वेश्चन का आंसर देते समय पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें, फिर चारों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझें और पढ़ें, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर सेलेक्ट करें। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम सबसे पहले उन सभी ऑप्शंस को बाहर कर देते हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर बात की जाए तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी सही नहीं है। यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो और सेंट्रल हेल्थ एजुकेटेड ब्यूरो दो लगभग सिमिलर ऑप्शन हैं, तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में चांसेस रहते हैं कि जब किसी ऑप्शन में दो मिलते जुलते ऑप्शंस हों
या फिर ऑपोजिट ऑप्शंस हों किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ज़्यादातर आंसर होने की संभावना उन्हीं में से होती है। लेकिन ये एक गैस है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आप एग्ज़ाम में अपने लेवल को, कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हुए आंसर सेलेक्ट करें। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। CHEB का फुल फॉर्म है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। नॉर्सेट एग्ज़ाम में आपके पास सिर्फ 55 डेज़ के अप्रॉक्स बचे हैं और इन 55 डेज़ के अंदर आपको अपना पूरा जो भी प्लान है फुल प्रूफ बना लेना चाहिए और इस प्लान को पूरी तरह से पूरा करने के लिए पूरा 100% देना है। अगर आप अपना 100% देंगे, जो आपने प्लान किया है उसे पूरा कर पाएंगे, तो 100% आप श्योर सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी प्लेटलेट ड्रग। इनमें से कौन सी मेडिसिन एंटी प्लेटलेट है? डिगॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एस्प्रिन या ड्यूबेटामाइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्प्रिन। एंटी प्लेटलेट वह मेडिसिन होती हैं जो कि प्लेटलेट की एक्टिविटी को रोक देती हैं। एंटी प्लेटलेट मीन्स एन एजेंट that destroy or inactivates platelets to prevent them to form blood clots. Example aspirin and clopidogrel. प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट का निर्माण करवाती हैं और इन ब्लड क्लॉट्स के द्वारा ही चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोका जाता है। अगर किसी क्लाइंट में ब्लीडिंग ज़्यादा होने का अगर किसी क्लाइंट में क्लॉट बनने से रिलेटेड कुछ डिजीज़ होने की संभावना हो, तो ऐसे पेशेंट में हम एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल जैसी मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन प्लेटलेट की एक्टिविटी को जाकर रोक देती हैं और उनके अंदर ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते। जनरली बात की जाए तो ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक और ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज, इन सभी कंडीशंस में हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट हैं, एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हार्ट साउंड्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल या फिर ऐसे नोड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व्स। हमारे हार्ट में हार्ट वॉल्व्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये हार्ट वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने पर हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप घर का दरवाज़ा बंद करते हैं तो जब दरवाज़ा बंद होता है तो उससे जो आवाज़ बनती है, उसी तरह से हार्ट के वॉल्व्स के क्लोज होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ही हम हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी? फ्रेड के द्वारा, कैनर के द्वारा, ब्यूलर के द्वारा या एरिक्सन के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रेड के द्वारा। सिगमंड फ्रेड जो कि ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। इसके अलावा एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी। ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।